जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आकांक्षा पीएससी कोचिंग जांजगीर में, जिसके माध्यम से इस YouTube चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या बोला जाए तो मुख्यतः समान अध्ययन का एक सॉलिड का क्या करना समझ देना है ना। और मैं यही काम कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू किए थे और उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को साहित्यिक स्रोत बता रहा था और उसी दौरान मैं बात करने वाला था किसकी, विदेशी यात्रियों की। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट हो गया था। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं विदेशी यात्रियों की, पहली बात कर लेते हैं। जस्ट उसके अगले वाला क्लास है, ठीक है, छूट गया है थोड़ा सा। तो बात किसकी हो रही है? विदेशी यात्रियों की। तो विदेशी यात्रियों में ना थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे कि आपको याद रखना है मार्को पोलो, निकोलो डी कांटी, एक ही साथ है ना नाम ये, निकोलो डी कांटी। अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस, और फुरनाओ नुनुइस। ये 5 नाम विदेशी यात्री भी हैं। ये भी आए थे, याद रखिएगा, मध्यकालीन जब दिल्ली सल्तनत का काल था उस दौरान, लेकिन ये सब आए थे साउथ में, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना है आपको। नाम याद रखिए, मार्को पोलो, निकोलो डी कांटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस और फुरनाओ नुनिस करके, ठीक है। चलिए, ये जो मार्को पोलो था ये था आपका वेनिस का निवासी। कहाँ का? वेनिस से आया था। और वेनिस से आया था और पांड्य शासकों के दरबार में आया था, पांड्य शासकों के दरबार में। तो याद रखिएगा, वेनिस से आया था, पांड्य शासकों के दरबार में आया था। इसको जो है ना विदेशी यात्रियों का राजकुमार की संज्ञा दी गई है। विदेशी यात्रियों के राजकुमार की संज्ञा दी गई है मार्को पोलो को, ठीक है। चलिए, ठीक। अगला है निकोलो डी कांटी। निकोलो डी कांटी इटली से आया था, ठीक है। अब्दुल रज्जाक ये आया था तैमूर से, और ये दोनों आए थे पुर्तगाल से। कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से। चारों के चारों आपके आए हैं विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। ये चारों के चारों कहाँ आए हैं? विजयनगर साम्राज्य में, याद रखिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य में आए थे, विजयनगर साम्राज्य में आए थे। तो विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग शासकों के समय आए हैं। इसकी बात किया जाए तो ये आया था आपके देवराय प्रथम के काल में, देवराय प्रथम के समय। ये जो आया था आपका अब्दुल रज्जाक, ये आया था देवराय द्वितीय के काल में। डोमिंगो पायस है, दिख रहे हैं ना, यहाँ तक विजुअल है, ठीक, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना। चलो कोई नहीं। ये जो डोमिंगो पायस है ये आया था आपका, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कृष्ण देव राय, सबसे शक्तिशाली शासक जो था कृष्ण देव राय के काल में। और ये जो आया था फुरनाओ नुनिस, ये आया था आपका किसके काल में? तो ये आया था आपका अच्युत राय, अच्युत राय के काल में, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा विदेशी यात्री है, इनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। मुगल हम पढ़ना चालू करेंगे तो मुगल में मैं फिर से यही चीज़ बताऊंगा, एक तरफ आपको साहित्य बताऊंगा और दूसरी तरफ विदेशी यात्रा, ठीक है। थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे जब मुगल काल पढ़ना चालू करेंगे तब। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। अगर आप देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में अभी आपको क्या बताया, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो दिल्ली सल्तनत चालू किए, जिसमें इन 5 वंशों ने शासन किया। और इस 5 वंशों के जब दिल्ली सल्तनत के स्रोत की बात हुई तो मैं बोला साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोतों की बात हम लोग पढ़ते पढ़ते करेंगे, जहाँ जहाँ भवन वगैरह कुछ कुछ बनते जाएगा हम लोग बताते जाएंगे, यहाँ इसका निर्माण हुआ करके। साहित्यिक स्रोत में दरबार से संबंधित और विदेशी यात्री। तो लास्ट क्लास में आप देखोगे, इससे पहले वीडियो में मैं तारिक उल हिंद, चचनामा, है ना, उसके बाद क्या, ताजुल मासिर, तारीख फिरोज शाही,
फतवा ए जहांदारी, उसके बाद क्या, फुतवात ए फिरोज शाही, तबकात ए नासरी, इतने ग्रंथ बताया। और साथ में आपको क्या बताया, तारीख ए मशहूदी और किताब उल रहला। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताया था क्या, अमीर खुसरो की कुछ संरचना, जिसमें खजायन और फतूह, तुगलकनामा और नूर सिपहर, ये क्या है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दरबारी रचना है। और इसके अलावा जो विदेशी यात्रियों की बात करूं तो ये जो आए हैं ये मुख्यतः सल्तनत काल में विजयनगर साम्राज्य में आए थे। तो इसके पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में उसको जब मैं बना रहा था तो ये जब बताना चालू करने वाला था तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, वीडियो हमारा क्या हो गया, स्टॉप हो गया, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, अपने को पढ़ना है क्या, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला वंश है वो क्या है, गुलाब वंश। तो चलिए हम लोग उसकी बात करेंगे, है ना, गुलाब वंश की। देखिए मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ, आपको लगेगा कि स्लो है करके ना, तो आप थोड़ा फास्ट में करके देख सकते हो, 1.5 स्पीड में या 1.5 में, 2 में तो फिर ज़्यादा ही फास्ट हो जाएगा। चलिए, तो पहला वंश हमारा क्या है, गुलाब वंश। गुलाब वंश चालू करते हम लोग पढ़ना। गुलाम वंश, देखिए गुलाम वंश की अगर बात किया जाए तो इसका जो समय माना जाता है वो है 1206 से 1290 तक। ठीक है, 1206 से 1290 तक। ठीक है, अब इसमें मुख्यतः जो शासन हुए हैं, मुख्यतः प्रमुख रूप से जो शासक हुए हैं वो कौन कौन है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद हुए आपके इल्तुतमिश, और इसके बाद हुआ आपका गयासुद्दीन बलबन। तो ये जो 3 शासकों का मैं नाम लिखा हूं ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही शासक हुए इस वंश में, और भी शासक हुए, जैसे आराम शाह, बैराम शाह है, रुकनुद्दीन है, क्यूमर्स है, कैकुबाद है ना, रजिया सुल्तान है। चलो रजिया सुल्तान भी एक लिख लेते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना है अपने को। प्रथम महिला सुल्तान थी इसलिए, तो ये प्रमुख है। ठीक है, मुख्यतः 4 के बारे में पढ़ना है, इनके अलावा जो है उनके नाम देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। पूरा इतिहास ही ऐसा पढ़ेंगे, पढ़ते भी आ रहे हैं हम लोग प्राचीन भारत में। ठीक है, चलिए तो अपने को क्या देखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे स्टार्ट करते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बोला क्या जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका समय है 1206 से 1236, रखना सॉरी 36 बोलता हूँ, 1206 से 1210। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ लेकिन समय इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में क्या अपने को जानना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो जितना भी जानना है मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक लिख देता हूँ मैं सामान्य बातें, और दूसरा लिख देता हूँ मैं निर्माण कार्य। ठीक है जी, ऐसे बांट के हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है भी नहीं इनके में, लेकिन जितना है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए ठीक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सामान्य बातें और निर्माण कार्य। तो याद रखिएगा, इससे पहले मैं जो बताया हूँ आपका भारत में इस्लामी आक्रमण, जिसमें अरबी आक्रमण हुआ, तुर्क आक्रमण हुआ। अरबी आक्रमण आपका किसका हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, सुबुक्तगिन आया, उसके बाद कौन आया, महमूद गजनवी आया, उसके बाद क्या आया, मोहम्मद गौरी आया। तो ये जो गौरी था, जिसने भारत में 1191, 92, 94 और 2005 में युद्ध किया, है ना, अनेक क्षेत्रों को जीता। ये जब 1205 में वापस जा रहा था, ये 1205 में खोखर को पराजित करके वापस जा रहा था, उसके बाद 1206 में वापस चला गया, उसके बाद 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। और जब इसकी 1206 में इसकी मृत्यु हुई तो इसका जो साम्राज्य था, 1206 में इसकी क्या हुई, मृत्यु हुई, तो इसका जो साम्राज्य था, इसको 3 पार्ट में ये हुआ है। एक तरफ था आपका क्या, गजनी,
दूसरी तरफ भारत, और तीसरी तरफ आपका था सिंध और मुल्तान। ठीक है, तो सिंध और मुल्तान का जो शासक बना वो बन बैठा क्या, नासिरुद्दीन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नासिरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा के नाम से याद रखिएगा, कुबाचा। यहाँ का जो शासक बना वो बना क्या, ताजुद्दीन। ये क्षेत्र किसको मिल गया, ताजुद्दीन यल्दौज को, यल्दौज, ताजुद्दीन यल्दौज। और भारतीय जो भूभाग था सिंध और मुल्तान के अलावा वो किसके नियंत्रण में आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, ठीक है, बैकग्राउंड है। अब याद रखिएगा ये भारतीय भूभाग पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नियंत्रण किया इसकी मृत्यु के बाद। उसके बाद ये कुबाचा और यल्दौज ये दोनों क्या कर रहे थे, यहाँ पर आक्रमण करने का या नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना चाहते थे। महत्वाकांक्षा इनकी जागी कि हम लोग भाई साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपनाएं और भारतीय भूभाग पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करें। ऐसा हम लोग कोशिश किए, लेकिन इसने क्या किया, इन लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन लोग को शांत किया। किसको, कुबाचा और यल्दौज को। लेकिन इसके बाद जो शासक आया कुतुबुद्दीन बाद के बाद, उसने क्या कर दिया, उसने इन दोनों को पराजित किया, बोला कि साइड हो जाओ तुम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ बस क्या बता रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या अभी फिलहाल, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये समझाने के लिए आपको बताया था सामान्य बातें। तो याद रखिएगा यह क्या था, गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का क्या बोला जाता है, इसको संस्थापक कहा जाता है। अब इसको गुलाम वंश क्यों बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, या इसको मुमालिक वंश भी कहा जाता है, मुमालिक वंश, गुलाम या फिर मुमालिक वंश भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, पहले इस बात को समझो। ये जो मैं क्या बताया, जब भारत में आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी, उस समय ये कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति था। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक गुलाम के रूप में खरीदा था, किसने, मोहम्मद गौरी ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक था ये अपनी योग्यता के बल पर क्या बना, शासक बना। ठीक है, मतलब योग्यता के बल पे शासक नहीं बना, अधिकारी के रूप में परिवर्तित हो गया। अपनी योग्यता के बल पे एक सामान्य गुलाम से लेकर वो सेनापति के पद तक पहुंचा। और जब उसकी मृत्यु हुई तो इसने क्या किया, अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, कहाँ पर, भारतीय भूभाग के क्षेत्र में जो इसके नियंत्रण में आया। इसीलिए इसको बोला जा रहा है, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो गुलाम था। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, गुलाम वंश का क्या था, ये संस्थापक था। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी लाहौर। राजधानी क्या थी, लाहौर थी। राजधानी क्या थी, लाहौर थी। इसने स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया, याद रखिएगा ना, स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया। सुल्तान को लेकर अभी मैं बात बताऊंगा, घोषित नहीं किया। और साथ में क्या, इसने क्या कराया, पहले सुल्तान का कॉन्सेप्ट समझा। तत्कालिक समय में याद रखिएगा एक नाम होता है खलीफा, आज भी है खलीफा। ठीक है, खलीफा कौन है, तो सिंपल सा बोला जाए तो खलीफा कौन है, खलीफा उसको बोला जाता है जो पूरे विश्व में इस्लाम का सर्वोच्च गुरु है। ठीक है, जैसे पोप है तो पोप क्या है, यहूदियों या ईसाइयों का गुरु है पूरे विश्व में। वैसे ही क्या है, खलीफा पूरे विश्व में क्या है, इस्लामियों का गुरु है। एक पद है समझो खलीफा, पोप भी एक पद है। तो उस पर जो बैठता है ना वो क्या होता है, ये सर्वोच्च पद है इस्लाम का खलीफा। ये जो बोलता है इस गुरु मानते हैं पूरे इस्लाम अनुयायी इसको। ठीक है, तो तत्कालिक समय का जो खलीफा था, ये खलीफा क्या करता था, बादशाह का सर्टिफिकेट देता था, प्रमाणित करता था कि ठीक है भाई तुम क्या हो गए, सुल्तान हो इस क्षेत्र के। तो सुल्तान को प्रमाणित करता था, सुल्तान को क्या करता था, प्रमाणित करता था कि ठीक है भाई तुम इस क्षेत्र के क्या हो, सुल्तान हो। ये स्वीकार करता था, तब उसको सुल्तान माना जाता था। ठीक है, अब ये सुल्तान को प्रमाणित करता था, इसका मतलब ये कि ये दो काम करता था। एक तो प्रमाण पत्र देता था सुल्तान का,
ठीक है भाई, तुम फलाने क्षेत्र के क्या हो, सुल्तान हो। और दूसरा एक खिलअत नामक एक वस्त्र देता था, ये उच्च दर्जे का इसको वस्त्र समझा जाता था। सुल्तान लोग एक वस्त्र उड़ते थे, जो सुल्तान बनता था वो, उस वस्त्र को खिलअत बोला जाता, खिलअत। और ये खिलअत और प्रमाण पत्र देता कौन था, जो तत्कालिक खलीफा रहता था वो देता था। तो ये जब प्रमाणित कर देता था, उसके बाद जो शासक होता था सुल्तान, ये सुल्तान क्या करता था, जो सुल्तान होता था ये सुल्तान करता क्या था, तो सुल्तान दो काम करता था। एक अपने नाम का खुतबा पढ़वाता था, खुतबा पढ़वाता था। अब खुतबा पढ़वाता था, इसको ना आप राज्य अभिषेक जैसा समझो। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या हिंदू शासक राज्य अभिषेक करवाते थे ना राजसूय यज्ञ के माध्यम से, ऐसे हम लोग क्या करते थे, अपने नाम का खुतबा पढ़वाते थे जब सुल्तान बनते थे तो, ठीक है। तो इसने खुतबा पढ़वाता था और दूसरा क्या, सिक्के जारी करते थे। क्या करते थे, सिक्के जारी। तो मैं क्या बोला, तत्कालिक समय में कोई सुल्तान कब बनता था, पहले खलीफा उसको सर्टिफाई करता था कि तुम सुल्तान बन गए करके, या इस क्षेत्र के सुल्तान हो करके, उसको प्रमाण पत्र देता था, साथ में खिलअत नामक एक पवित्र वस्त्र देता था उच्च दर्जे का। उसके बाद जो सुल्तान होता था वो स्वयं के नाम का खुतबा पढ़वाता था और सिक्के जारी करते थे। ये था सुल्तान का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ बस मैं क्या बता रहा हूँ, स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया, मतलब ना ही इसने सिक्के जारी किए, ना ही इसने खुतबा पढ़वाया, और ना ही इसको खलीफा से सुल्तान का प्रमाण पत्र मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मुमालिक एवं सिपह सलार की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी इसने, मुमालिक एवं सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। और साथ में बहुत ज़्यादा दानी था, है ना, उदार व्यक्ति था, दानी व्यक्ति था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। तो ये एक उपाधि थी, इसे कहा जाता था लोगों के द्वारा, लाख बख्श की उपाधि लोगों के द्वारा प्रदान की गई थी। और स्वयं इसने क्या धारण किया था, मुमालिक एवं सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। लाख बख्श इसको कहा जाता था इसकी उदारता के कारण। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सामान्य बातें हुई क्या कि गुलाम वंश का संस्थापक था, राजधानी इसकी लाहौर थी, स्वयं को क्या किया, सुल्तान घोषित नहीं किया, मुमालिक एवं सिपह सलार की उपाधि धारण की, लाख बख्श कहा जाता था। इसने क्या किया, जब शासक बना, ये जब शासक बना तो शासक बनने के पश्चात इसने क्या किया, तो शासक बनने के पश्चात इसने क्या किया, युद्ध ना करके साम्राज्य को सुदृढ़ीकृत करने का प्रयास किया। साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास, और सुदृढ़ीकरण करने के प्रयास के अंतर्गत इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। थोड़ा सा इसको याद रख लो, इम्पोर्टेंट तो वैसे नहीं है लेकिन जान लो, है ना। वैवाहिक संबंध, तो वैवाहिक संबंध के तहत क्या किया, एक तरफ था आपका क्या, यल्दौज, बताया अभी मैं आपको, नाम है ना यल्दौज, परिचित हो गए हो आप। तो एक तरफ था कौन, यल्दौज था। यल्दौज के अलावा कौन था, कुवाचा था। और कुवाचा के अलावा एक और व्यक्ति निकल के आया जो इल्बरी दास इसका था, वो था आपका कौन, इल्तुतमिश। तो इन तीन लोगों से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यल्दौज की पुत्री से विवाह किया, कुवाचा से अपनी बहन का विवाह किया, इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया। किसका विवाह किया, अपनी पुत्री का। तो इस तरीके से इसने यल्दौज और कुवाचा को थोड़ा देर के लिए क्या कर दिया, कुछ समय के लिए शांत कर दिया। क्यों, क्योंकि ये भी चाहते थे नियंत्रण करना भारतीय भूभाग पर, महत्वाकांक्षा इनकी भी उत्पन्न हो चुकी थी, है ना। तो इसने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके कुछ समय के लिए इन लोगों को क्या किया, शांत किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है आपको, एक पॉइंट और याद रखिएगा,
चौगन खेलते वक्त, चौगन घोड़े से खेलते हैं, चौगन खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण, घोड़े से गिरने के कारण घोड़े से गिरने के कारण इससे क्या हो गई, मृत्यु हो गई, के कारण इसकी मृत्यु हो गई 1210 में। तो मैं आपको क्या बोला, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमको दो बातें पढ़ना है, एक सामान्य बातें और दूसरा क्या, निर्माण कार्य। तो सामान्य बातें मैं बता दिया, ठीक है, अभी तक जो हमने देखा वो सामान्य बातें था। अब बात आता है इसके निर्माण कार्य की, तो इसने क्या क्या बनवाया, तो याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, निर्माण कार्य। तो इसका निर्माण कार्य है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। इसने कराया 2 मस्जिद का निर्माण, कुव्वत उल इस्लाम, दूसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा और प्रसिद्ध संत बख्तियार बाद रखा है ना, बख्तियार तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रसिद्ध संत जो थे, एक प्रसिद्ध संत थे बख्तियार खिलजी काकी। पहले तो ये आपको 3 नाम याद रखना है, ठीक है। तो कुव्वत उल इस्लाम ये मस्जिद है, ये क्या आपका मस्जिद है, जिसका निर्माण इसने महरौली मीन्स क्या, दिल्ली में कराया है, याद रखिएगा। महरौली फेमस प्लेस है दिल्ली का, है ना, कुतुब मीनार के कारण फेमस है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसका निर्माण कराया अजमेर में, ये भी आपका क्या है, मस्जिद है। तो ये दोनों मस्जिद है, याद रखिएगा, एक है आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा और दूसरा क्या है आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण इसने कराया, कहाँ कराया, अजमेर में और महरौली दिल्ली में। इसके बाद इसने क्या कराया, संत बख्तियार खिलजी काकी, सूफी संत थे बख्तियार खिलजी काकी, इनके याद में इसने क्या कराया, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया, कहाँ, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के क्षेत्र में ही, मतलब उसके अंतर्गत, उसे कैंपस के अंतर्गत ही। अगर आप देखोगे, क्लियर बताऊं तो एक तरफ से ऐसे समझो, एक ऐसा कैंपस है, इसी कैंपस में आपको क्या मिलेगा, पूरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का कैंपस है। जैसे ऐसे करके अभी वर्तमान में देखोगे तो एक कैंपस टाइप का ही है, इधर तो गार्डन है, ये पूरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। इसी बीच में आपको क्या दिखेगा, ऐसे करके कुतुब मीनार दिखेगा, और जस्ट इस कुतुब मीनार के थोड़ा सा बगल में आपको लौह स्तंभ दिखेगा, चंद्रगुप्त का लौह स्तंभ, ऐसा टाइप से है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो बख्तियार खिलजी काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, लेकिन पूरा नहीं करवा पाया, कंप्लीट इसको इल्तुतमिश ने कराया। उसके बाद आगे चलकर आप देखोगे तो इसको गर्जना मारा, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर सिकंदर लोदी, इन लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। तो आगे और इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 3 निर्माण कार्य है, याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। तो अभी हम लोगों ने फिलहाल क्या देखा, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का 2nd क्लास है, जिसमें मैंने आपको विदेशी यात्री थे
जो लास्ट का पार्ट थोड़ा बच गया था उसके साथ हमने शुरुआत कर दी राजनीतिक इतिहास की, जिसके अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ा और गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़े। अब ऐबक के बाद जो शासक बनते हैं इल्तुतमिश मुख्यतः आएगा, बीच में एक और है, इनके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। अपने फ्रेंड से शेयर करो, ठीक है। अगर वास्तव में आपको लग रहा है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन आपको मिल रहा है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मैं दे पा रहा हूँ, तो आप भी फ़ायदा उठाओ और लोगों को भी बोलो अच्छे से पढ़े करके। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।